चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गुमला की, जहां बिशुनपुर थाना क्षेत्र के हेसान गांव के पास जंगल, जी हां जंगल की हम बात कर रहे हैं, जहां जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक दस्ता हेसान जंगल के पास जमा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने और सीआरपीएफ की टीम इलाके की घेराबंदी की। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की दबिश बढ़ता देख नक्सली भाग गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से मोबाइल, 2 देसी कट्टा और कई सामान बरामद किए गए हैं। सुशील हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पुलिस को एक अच्छी सफलता मिल सकती थी, लेकिन रात का जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। बिशुनपुर का जो हिसार इलाका है वो काफी घना जंगल है और वो इलाका हमेशा से नक्सलियों गढ़ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि वहां पर नक्सलियों का एक दस्ता वहां पर मौजूद है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद ही आज अहले सुबह लगभग 3 बजे के आसपास जो पुलिस की पूरी टीम है सीआरपीएफ के साथ में उस इलाके में निकली थी। जैसे ही नक्सलियों के जो अप्रोच इलाका है वहां जैसे ही पुलिस को नक्सलियों ने देखा, नक्सलियों को उससे फायरिंग शुरू कर दिया गया। हालांकि पुलिस को बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि नक्सलियों की संख्या कितनी थी, लेकिन पुलिस ने अपने आप को मोर्चा लेकर लगातार अपनी ओर से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि दोनों ओर से लगभग 2 घंटे तक फायरिंग हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमारी एसपी से बात हुई है। एसपी ने भी स्पष्ट नहीं बता पाया है कि किसी भी नक्सलियों को गोली लगी या नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें जो नक्सलियों की संख्या थी 20 से 25 की संख्या में नक्सली मौजूद थे, जो कि पुलिस को लगा कि उनकी संभावना हो सकती है जिस तरह से फायरिंग आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने जब नक्सलियों का ओर से फायरिंग बंद हो गया, उसके बाद पूरे इलाके को जब पुलिस ने सर्च किया तो वहां पर एक जो नक्सलियों का एक स्टे पॉइंट था, वहां पर नक्सलियों के द्वारा जो सामान रखे गए थे, जो दैनिक उसके सामान थे, वो बरामद किए गए हैं। कुछ मोबाइल बरामद किया गया है और 1-2 हथियार बरामद हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस उन मोबाइलों का पूरा डिटेल निकाल रही है। पुलिस उसके बाद ही स्पष्ट बता पाएगी कि नक्सलियों का कौन दस्ता वहां मौजूद था और क्या प्लानिंग कर रहा था। लेकिन एसपी ने कहा है कि निश्चित रूप से इलाके में लगातार छापामारी अभियान की जाएगी और अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। फिलहाल उस इलाके में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसी भी नक्सली को गोली लगी है ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए सुशील आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं रामगढ़ की, जहां नक्सलियों की करतूत सामने आई। यहां बेखौफ नक्सलियों ने सीसीएल के काम को रोक दिया है। तो अहम खबर रामगढ़ से आपको बता रहे हैं और प्रबंधन से लेवी की मांग ये कर रहे हैं। ऐसे में सीसीएल कर्मियों में दहशत का माहौल है। यहां जमीन के अंदर कोयला जांच को लेकर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, तभी 4 की संख्या में पहुंचे पीएलएफआई नक्सलियों ने काम बंद करा दिया और लेवी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही जाते वक्त नक्सलियों ने कर्मचारी के मोबाइल फोन भी छीन लिए। अचानक नक्सली गतिविधि आना जिले के लिए चर्चा का विषय बना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीएल के द्वारा कोयला उत्खनन के पूर्व जांच किया जाता है और जांच के लिए बड़ी मशीन लगी हुई है, ड्रिलिंग किया जाता है और जांच के ही दौरान 2 दिन पूर्व नक्सली संगठन के द्वारा आगमन होता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को धमकाया जाता है। क्या हुआ था गंडा जी, उस रात में क्या क्या हुआ? उस रात में आया अचानक 4 आदमी, हम लोग मच्छरदानी के अंदर में घुसे हुए थे और अचानक घुसा और घींच के हम लोग को उतार दिया और हल्ला मत करना कह के धक्का मुक्की करके हमको नीचे उतार दिया और मुड़ी झुकाकर वहाँ पर बोल रहा है कि मोबाइल दो और नंबर मालिक का दो। हम लोग बोले मालिक का नंबर नहीं है, तो बोलता का किसी का नंबर, तो जो जमीन का दिए और उन लोग अपना बात किया काका। उसके बाद हमारे साथ उस रात में एक और थे, क्या हुआ था उस दिन तुरी जी, क्या हुआ था? और रात में हम लोग मच्छरदानी में खाए, अचानक तीर घींच के उठा दिया हम लोग का, धक्का मुक्की करके सामान हम लोग को अड़ाया ज़बरदस्ती, मतलब सामान नंबर मांगने लगे ऑफिस अथी सबका सर सबका, तो हम लोग बोले नहीं है, फिर मोबाइल भी ले लिए। साकुल बरवा टोली गांव के निवासी हैं। आपके गांव में नक्सली गतिविधि होती है, आप क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है, क्या बोले? हम तो सोच रहे हैं सर कि हम लोग देखबे नहीं किए तो कैसे बोले। हम लोग अपना घर में सो रहे थे रात के, हल्ला गुला भी नहीं हुआ कुछ। तो यहाँ साफ है कि स्थानीय लोग नक्सली भय के कारण कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बात भी सही है, वो बोलेंगे भी कैसे, लेकिन जो लोग यहाँ मजदूर थे, रह रहे थे, उन्हें धमकी दिया गया, उन्हें लेवी के लिए पत्र दिया गया। अब बड़ा सवाल है, पतरातू प्रखंड मुख्यालय यहाँ पर है, थाना यहाँ नज़दीक में है, मगर नक्सली कैसे यहाँ पहुँचे? यह रामगढ़ था जिले के लिए, एक पुलिस के लिए एक चुनौती माना जाएगा।
जयंत कुमार, न्यूज 18 रामगढ़। बढ़ते आगे बात करते हैं सरायकेला की, जहां कपाली में पुलिस ने करीब 1 क्विंटल 86 किलोग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में पता चला कि गांजे की खेप जमशेदपुर के आजाद नगर ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान गाड़ी पर सवार 3 अपराधी भागने में कामयाब भी रहे। गाड़ी नंबर ओडिशा का है। जब्त गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर लोहरदगा से, जहां कुडू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने कुडूपार सब स्टेशन के कर्मियों को बंधक बनाकर 12 लाख रुपए का विद्युत उपकरण लूट लिया। सब स्टेशन में मौजूद कर्मियों ने बताया कि हथियार से लैस लगभग 8 से 10 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने सब स्टेशन के खिड़की का शीशा तोड़कर बंदूक का भय दिखाकर दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद सभी अंदर घुसे और मौके पर मौजूद ऑपरेटर रामजनक मेहता और अनिल उराव को बंधक बनाकर उसका मोबाइल छीना और लूट की वारदात को अंजाम देकर चलते बने। और इन सब के बीच झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 679 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 20,148 हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 7,858 केस एक्टिव हैं, जबकि 12,197 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 202 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सुकून देने वाली बात यह कि झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 54.21% से बढ़कर 60.21% पहुंच चुका है। कोरोना ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को प्रभावित किया। 10 अगस्त के परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक झारखंड अब देश में दूसरे स्थान से नीचे आकर यानी अब तीसरे स्थान पर चला गया है। इसके पीछे का मुख्य वजह कोरोना संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्य का धीमा होना और मनरेगा मजदूरों की हड़ताल है। पूरे देश में जामताड़ा पहले अव्वल रहता था, लेकिन अब जामताड़ा को पछाड़कर रायपुर आगे निकल गया। देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के अब मात्र 8 ही जिले शामिल हैं, जिसमें जामताड़ा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और चतरा शामिल हैं। संवाददाता भुवन किशोर झा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट और मनरेगा कर्मियों के हड़ताल की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का कार्य काफी प्रभावित हुआ है। हालत यह है कि 10 अगस्त के परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब तक झारखंड दूसरे स्थान पर था और जामताड़ा जो टॉप 25 जो जिले हैं देश के उसमें सबसे अव्वल रहता था। लेकिन हालत यह है कि 25 टॉप जिलों में अब झारखंड के 4 जिले हट गए हैं, यानी कि 12 में से अब मात्र 8 जिले शामिल हैं। इस तरह से देखा जाए कि कोरोना काल में किस तरह से झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रभावित किया है, वहीं मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के वजह से जो निर्माण कार्य जारी थे ग्रामीण क्षेत्रों में वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में प्रशासनिक लापरवाही भी साफ दिख रही है। तो आपको बताएं कि इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम इलाके में एक महिला की मौत हुई। टेस्ट हुआ तो पता चला इनको कोरोना था, लेकिन महिला की मौत के बाद भी महिला के घर वालों का ना तो स्वाब टेस्ट लिया गया, यहां तक कि सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ। मरीज के घर वाले खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग आक्रोशित भी हैं, परेशान भी हैं। जबकि रांची उपायुक्त का कहना है कि मामले को लेकर निर्देश दिया गया है। में एक तो लेडी डेथ की है और हम लोग वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया और हम लोग डर के माहौल पे है। ना हम लोग गली में सैनिटाइजिंग किया गया अभी तक, ना साफ सफाई किया गया है, न किसी का उनके घर का होम क्वारंटाइन किया गया, ना टेस्ट किया जा रहा है। हम लोग क्या करें, इसी तरह डर के रहे या फिर घर के अंदर पड़े रहे। कल सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ एक समीक्षा की गई। उसमें पता चला कि सुखदेव नगर थाना जो कि रातू क्षेत्र में है, वहाँ के इंसिडेंट कमांडर के द्वारा थोड़ी सी उसमें कोताही बरती गई है
और उनको एक सख्त निर्देश भी दिया गया है कल कि सुखदेव नगर थाना में जितने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन पेंडिंग पड़े हुए हैं, 1 या 2 हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको शीघ्र घोषित करें और उस पर कार्रवाई करें। बोकारो में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चास नगर निगम क्षेत्र के लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा। लोग ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि लोगों की ये लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। सिर्फ सरकार और प्रशासन की तरफ से कदम उठाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लोगों को खुद एहतियात बरतना होगा। उससे हमको नहीं होगा, लेकिन देश का और राज्य का और हर मोहल्ले गली का कंडीशन ऐसा है कि आज कोई भी कोरोना से बचना मुश्किल हो गया है। लोग खुद को सोचना होगा कि हमको मास्क पहनना है या नहीं पहनना है। ये सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कि गवर्नमेंट की नज़र में मुझे बचना है या फिर कुछ करना है, उस तरह का कुछ मैटर नहीं है। ये सेल्फ सिक्योरिटी के लिए है कि आप, और इस फेज में अगर सावधान नहीं रहे तो ये बहुत ही भयावह होगा। तो इसीलिए लोगों से अनुरोध रहेगा कि ज़रूर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं साबुन से, और जहां तक हो सके बगैर काम के कहीं भी बाहर न निकलें। तो अगर निकलते हैं तो पूरा पालन करें। सरायकेला में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की संख्या प्रशासन के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। सभी का तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उनकी जांच सुनिश्चित करना प्रशासन के सामने एक चुनौती से कम नहीं। वहीं लैब टेक्नीशियन की कमी के कारण भी कंटेनमेंट जोन के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों की जांच गति धीमी है। हालांकि सिविल सर्जन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों को हर हाल में जांच कराना है। जो जांच में सहयोग नहीं करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। रिजल्ट हम लोग को मिला था, वहाँ के जो पीसीएमडी टीम से खबर की थी। हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी है इसका टेक्नीशियंस की, तो टाइमली नहीं पहुँच पाते हैं, चलते रिजल्ट हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग को जांच की प्रक्रिया है वो तत्काल नहीं करना है। झारखंड में कुल 9 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई महज 2 स्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रही है। हालांकि विश्वविद्यालय का दावा है कि पढ़ाई में कोई बाधा न हो, इसके लिए संविदा पर शिक्षक बहाल किए गए हैं। झारखंड में जनजातीय मुद्दों पर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई इस शोरगुल में पीछे ही छूट गई। 1980 में रांची विश्वविद्यालय के अधीन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में कुल 9 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन इन 40 वर्षों के सफर के बाद आज कुल 457 छात्रों को पढ़ाने के लिए विभाग के पास महज 2 स्थायी शिक्षक हैं। विभागों को कई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुल 45 सृजित पदों में 2 शिक्षक ही स्थायी हैं, बाकी 38 अनुबंधित शिक्षकों के भरोसे विभाग चल रहा है। स्थायी शिक्षकों की अपनी ही शिकायतें हैं। इनकी माने तो 33 सालों की सेवा के बाद भी इन्हें एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। जितने पद सृजित हैं पहले से, उसके अनुरूप शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है। तो शिक्षक की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। हम लोग बहुत मुश्किल से किसी तरह से चला पा रहे हैं। अभी अनुबंध आधारित शिक्षक हैं, उनके द्वारा चल रहा है। कभी हम लोग रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनको बुलाकर क्लास करवाते हैं, और कभी कोई गेस्ट टीचर देखे तो उनको बुला लेते हैं। तो किसी तरह से काम चल रहा है। यहाँ पर तो हम लोग को सर पढ़ने में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो कि यहाँ के लेवल के स्टूडेंट को मिलना चाहिए। परमानेंट टीचर का अभाव होने के कारण सारा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग अनुबंध शिक्षकों पर ही टिका हुआ है। बच्चों की पढ़ाई सब अनुबंध शिक्षक लोग करते हैं। इतनी बड़ी विभाग में 2 ही परमानेंट टीचर हैं, बाकी सारे अनुबंध टीचर ही पढ़ाते हैं। और टीचर के अभाव में बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगी। हालांकि इस व्यवस्था पर कुलपति की माने तो भले ही विभागों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी, लेकिन इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, भले ही वो संविदा शिक्षकों के भरोसे हो। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सभी विषयों में शिक्षक हैं और शिक्षकों की कोई कमी उस तरह से नहीं है।
यह अवश्य है कि बहुत विषय हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनके अनुपात में कम है। झारखंड में राजनीति का मुद्दा हमेशा जनजाति ही रहा। ऐसे में भाषाओं की शिक्षा पर खानापूर्ति का अंदाज जहां छात्रों को परेशान कर रहा है, वहीं शिक्षकों को अब भी इस बात का इंतजार है कि संविदा शिक्षकों की स्थायी बहाली की जाए और शिक्षा नीति को नई दिशा दी जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिले। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिरसा नगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। शहर के युवाओं ने हाथ में तख्ती लेकर नाबालिग को इंसाफ और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार में ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबा सड़क बना डाला है। इसे लेकर लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कई दफे गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में ग्रामीणों ने खुद ही हाथों में कुदाल उठाया और श्रमदान के जरिए सड़क का निर्माण किया, मरम्मत किया। पेशरार के भंडार टोला के लोगों ने भंडार टोला जाने वाला सड़क बरसात के दिनों में काफी जर्जर हो चुका था। जहां जिला प्रशासन और सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो ग्रामीणों ने रोड को बनाने का बीड़ा खुद ही उठा डाला, खुद ही अपने हाथों में कुदाल ले लिया और इस पे मरम्मत कार्य करने लगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो काम कर, बताइए कि कैसे आप लोग के मन में जिज्ञासा है और आप लोगों ने इतना लंबा सड़क बना दिया? हम लोग जो है से ऐसा है कि परेशान हो गए, जाने आने की दिक्कत था। माल मवेशी जो है वो भी डूबने लगा, जब अथी हो गया गिरने लगा, बहुत जो है गिर भी जाता था। मतलब इतना एक कमर था गड्ढा। तो हम लोग जो है से अपने से हम लोग मीटिंग किए, बोले कि पहले जो है थी वीडियो जगह एप्लीकेशन ले गए, 2 मरतबा गए, अभी भी है उसका रिसीव कागज़ है। उसके बाद बोले वो कि काम होने से ज़रूरी है, आपको कोई ऐसी फेड़ गिरने से ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद हम चल दिए वहाँ से, बोले कि ठीक है हम लोग को काम होने से ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में परेशानी होने लगी इन लोगों को, बरसात में परेशानी होने लगी इन लोगों को, जानवर और ग्रामीणों को भी आने जाने में परेशानी होने लगी। उसके बाद ग्रामीणों ने खुद से ही यह निर्णय किया। बताइए कि कितनी परेशानी होती थी पहले? बहुत सारे परेशानी थी, लेकिन हम लोग जब देखे ज़्यादा परेशानी होने लगा तो हम लोग खुद ही अपने से ग्रामीणों ने जमा होके हम लोग ये किए कि चलो हम लोग अपने से बना लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, अगला कोई साथ हम लोग को देने वाला नहीं है। जिस तरह से ग्रामीणों को जब परेशानी होने लगी तो खुद ही जिला प्रशासन और सरकार को दरकिनार करते हुए अपनी ज़रूरतों के लिए इस सड़क का निर्माण किया। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। कोरोना काल में आत्महत्या की घटना में लगातार इजाफा हो रहा है। रांची में न्यूज एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ ने अपने कार्यालय में ही पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामानुजम रांची में पीटीआई के ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत थे। घटना देर रात की बताई जा रही है। रामानुजम मूल रूप से उड़ीसा के कटक के रहने वाले थे और उनका घर और ऑफिस एक ही फ्लोर पर था। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि तफ्तीश चल रही है और आत्महत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। और इनके जैसा संजीदा, चरित्रवान, ईमानदार पत्रकार हमने नहीं देखा जीवन में, कम से कम झारखंड में तो नहीं देखा। और यहाँ लगभग 18-19 साल से वो थे, कभी भी किसी को भी कोई उनसे शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, कल रात को 11:30 बजे हमारे चूँकि कलीग हैं सीनियर, तो वो खबरें हम लोग करते थे तो एक दूसरे को शेयर करते थे। तो रात को उनकी अंतिम खबर 11-11:30 के आसपास जो कोविड रिपोर्ट पूरे स्टेट की आती है उसकी खबर आई हमारे पास। उधर पीटीआई के ब्यूरो चीफ के खुदकुशी पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, पीटीआई ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम जी के असामयिक निधन की खबर सुन मैं स्तब्ध हूँ। पीवी रामानुजम का यूं चले जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी पत्रकारिता से कई लोगों को मार्गदर्शन मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।